सो वेलकम स्टूडेंट। सबसे पहले चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हो। तो हमने ईमेल्स अपना टॉपिक किया था, तो मैंने सोचा हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम करने से पहले हम न्यूज़पेपर हेडलाइंस जो छोटा सा टॉपिक है वो भी कर लेते हैं। अगर किसी बच्चे ने ये टॉपिक करना है तो वो कर सकता है, कोई मनाही नहीं है, पर मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप ईमेल्स करो, क्योंकि उसका जो हमारा पैटर्न है ना, 2 सब्जेक्ट CC BCC और लास्ट पे अपना नाम लिख कर भी आ जाओगे ना, तो अंदर का मटेरियल नहीं भी लिखा होगा तो आपको 1-1.5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। पर आपको इसके अंदर इंग्लिश बनानी पड़ेगी, तो उसके अंदर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या लिखें। तो फिर भी मैंने ये आपको एक टॉपिक समझाना है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस, जैसे कि हेडलाइंस लिखी होती हैं कि आज इसके घर में ये चोरी हो गई, तो उसको एक्सप्लेनेशन की होती है उसके अंदर। तो वैसे ही आपको ये इंग्लिश में लाइंस दी होंगी तो उसको आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 40 हमारे पास न्यूज़पेपर हेडलाइंस है, ठीक है, तो उसको आपने अच्छी तरह से करना है। यही आपकी आएंगी बोर्ड में, क्योंकि ग्रामर की बुक में यही 40 आपकी न्यूज़पेपर हेडलाइंस है। सो हमने एक ही करनी है, 6.3% ग्रोथ अप फ्रॉम 5.7%। अब ग्रोथ किसके अंदर हो रही है? GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हमारी इंडियन इकॉनमी बढ़ रहा है, तो उसके साथ हमारी जो सिचुएशन है वो अच्छी हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, हमने वो ही एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। वैसे ही जैसे वो एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं, वुमेन टू जॉइन इंडियन आर्मी एज ऑफिसर्स। जो इंडियन आर्मी के अंदर ऑफिसर्स हैं वो ज़्यादातर महिलाओं को लिया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट प्रमोट कर रहा है और ऑफिशियली रैंकिंग हो रही है उनकी एज ऑफिसर्स। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो कि आगे आपको ये अगर टॉपिक करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पेज का भी हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट का भी देख लेते हैं। तो यही थी 40 सेंटेंसेस हमारे, तो इसको आप अच्छी तरह से कर लोगे तो आपको कोई और सेंटेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं 40 में से एक हमारा न्यूज़पेपर हेडलाइन बोर्ड के पेपर में लिखी होगी, ठीक है, आपको देखने को मिलेगी। और जो मैंने ईमेल्स आपको इसमें से समझाए थे वो भी आपको एक आएगा ही आएगा, दोनों में चॉइस आएगी 3 नंबर में। सो इसी के साथ हमारा न्यूज़पेपर हेडलाइंस टॉपिक ईमेल्स हो चुका है और साथ में हमारा नॉन फाइनेंस हो चुका है। तो गुड हैंड राइटिंग की जिम्मेदारी आपकी है। 5 नंबर आप खुद अपनी बलबूते पर लेकर आओगे। 20 नंबर की असेसमेंट आपकी जाएगी, ठीक है। टीचर्स के साथ अच्छा बिहेवियर रखोगे, पूरे फुल ऑन टेस्ट दोगे, अच्छे नंबर लेकर आओगे, जो भी पेपर लिए जाएंगे उनका कहना मानोगे, तभी 20 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो गुड हैंड राइटिंग के 5 नंबर, पेपर में अच्छी राइटिंग करना है, ठीक है। कटिंग कम से कम करना, लाइंस लगा देना हर टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। और अपनी स्पीड शुरू से ही तेज़ रखना, क्योंकि बच्चों का पेपर छूट जाता होता है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टू द पॉइंट आंसर लिखना है, क्वेश्चन उतारने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो गुड हैंड राइटिंग के 5 नंबर है, तो 5 नंबर मैंने साथ में जोड़ लेने हैं। और मैंने आपको नॉन फाइनेंस टॉपिक करवा दिया है, ईमेल्स, और साथ में चॉइस थी हेडलाइंस की। तो हमारी कम से कम कितनी तैयारी हो गई है? 10 नंबर की तैयारी हो चुकी है। 80 में से 10 गए, 70 नंबर की तैयारी अभी बाकी है। तो अब हमने अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना है, हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे 2 चैप्टर्स जो हैं वो कट आउट है। तो सबसे पहले तो रोबोट्स एंड पीपल नहीं आएगा पंजाब बोर्ड के पेपर में, और ऑन गिविंग एडवाइस नहीं आएगा। उसके अलावा बाकी 8 चैप्टर आएंगे। सेक्शन बी में हमारी जो 5th पोएम है, ठीक है, 5th पोएम चेयरफुलनेस टॉट बाय रीजंस, ये नहीं आएगी। बाकी सारी पोएम्स आएंगी 7 और एक्सटेंसिव के ऑल चैप्टर्स। तो ठीक है, हमने अब स्टार्ट करना है अपना हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम रिटन बाय सुधा मूर्ति। ये इंटेंसिव स्टडी का सबसे फर्स्ट चैप्टर है और इसके लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और जो हमारा बोर्ड का पेपर इस साल का हुआ था, जो चीटिंग केस आ गया था कि पेपर नहीं हुआ था, तो उसमें हसन का करेक्टर स्केच या फिर उसकी थीम आई थी, लेकिन वो पेपर नहीं हुआ था और चेंज करके पेपर आया। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन के। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता होता है इसका।
और बाकी ऑब्जेक्टिव शॉर्ट तो आपको आएंगे, आपको मैंने जैसे बताया इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में से ऑब्जेक्टिव्स आने हैं 10 नंबर के, शॉर्ट आने हैं, लॉन्ग आने हैं, ठीक है। इसका सेंट्रल आइडियाज़ आना है और इसका स्टेंजाज आएंगे, ठीक है। तो हमने अपना हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम रिटन बाय सुधा मूर्ति अब स्टार्ट करना है चैप्टर। तो हम अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी मैं आपको इसकी समरी पहले बता दूं कि आपका इंटरेस्ट बना रहे चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर्स बहुत लेंथी होते हैं और बच्चे बोर हो जाते हैं। तो ये चैप्टर हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम, चैप्टर का नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो एक बच्चा है उसका नाम है हसन और उसकी अटेंडेंस की प्रॉब्लम रहती है। तो उसकी अटेंडेंस की प्रॉब्लम कैसे रहती है और उसकी ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये चैप्टर है सुधा मूर्ति का। सुधा मूर्ति एक बहुत विख्यात जो है हमारी राइटर हैं, ठीक है। तो उनके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है चंद लाइनों में, तो वो भी हम जानेंगे क्या लिखा हुआ है। और इसके अंदर जो बच्चा है हसन, उसके बारे में है जो उनका ही एक स्टूडेंट रह चुका है और उसकी अटेंडेंस की प्रॉब्लम रहती थी, वो स्कूल नहीं आता था, जिसकी वजह से उसके फ्यूचर पे क्या इफेक्ट पड़ा, अब यही इस कहानी का सस्पेंस पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो हम अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम रिटन बाय सुधा मूर्ति। सबसे पहले थोड़ी सी समरी दी हुई है इन्होंने सुधा मूर्ति के बारे में कि मिसेस सुधा मूर्ति इज़ अ टीचर, वो टीचर है, सोशल वर्कर है और फिलांथ्रोपिस्ट है। फिलांथ्रोपिस्ट मीन्स एक बहुत परोपकारी और एक दान पुण्य करने वाली औरत है, ठीक है। हर वर्क स्पीक्स मोर देन एनी वर्ड्स विल, उनका काम बोलता है किसी भी शब्दों से, ठीक है। शी इज़ द स्पाउस ऑफ हम्बल मिस्टर नारायण मूर्ति, द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। ये सभी को पता है, ठीक है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है। केबीसी में क्वेश्चन आ सकता है ये कि सुधा मूर्ति के हस्बैंड नारायण मूर्ति किसके फाउंडर हैं? इन्फोसिस के, ठीक है। स्पोज मतलब होता है वर्ड, स्पोज का मतलब है या तो वाइफ या तो हस्बैंड। आप कभी भी कोई भी मतलब कोई एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में या किसी भी पर्सन के बारे में गूगल करोगे तो वहाँ पर आपको उनके रिलेटेड स्पाउस वर्ड आएगा नीचे। स्पाउस का मतलब या तो वाइफ होता है या तो हस्बैंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फैमिली, कंपनी एंड वर्ल्ड इज इमेंस। उनकी जो एक उनका संपर्ण है, एक उन्होंने अपना जो जीवन संपूर्ण उन्होंने अपना जीवन जो लोगों को समर्पित किया है, अपनी फैमिली को और अपनी कंपनी को, दुनिया को, वो बहुत ज़्यादा है। हर हम्बलनेस रिफ्लेक्ट्स इन हर राइटिंग, उनकी दयालुता उनके लिखावट में झलकती है, ठीक है। इतनी सी है हमारी इंट्रोडक्शन उनके बारे में। अब इसमें से वेरी शॉर्ट बन जाते हैं कितने। मिसेस सुधा मूर्ति इज़ अ डैश डैश, ठीक है। कुछ भी आ सकता है वर्ड ब्रैकेट में, तो आपको चॉइसेस आ सकती हैं। ये तो क्वेश्चन आ ही सकता है कि फाउंडर ऑफ इन्फोसिस कौन है, या फिर आ सकता है मिस्टर नारायण मूर्ति किसके फाउंडर हैं, ठीक है। तो मैं साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी बताता जाऊँगा। उसके बाद है हाँ, और मेन मुद्दा भी यहाँ से स्टार्ट होता है। हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली एंड नॉट वर्किंग फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। ये चैप्टर किसको दिखाता है? उन चीज़ों को, उन प्रभावों को कि जब कोई बच्चा चीज़ों को सही तरीके से सीरियसली नहीं लेता और वो काम नहीं करता कि उससे उसका ज्ञान बढ़े, सिर्फ काम चलाऊ काम करता है। ओनली वर्किंग फॉर मार्क्स और मनी विल लीड वन नो वेयर। सिर्फ नंबर लेने से कि मेरे 98% आ गए, मेरे 97% आ गए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपके अंदर अक्ल ही नहीं है कि किसी के साथ कैसे बात करनी है या फिर किसी और को आप क्या समझा सकते हो या ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हो। और सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता, और ये आपको कहीं पर आपको लेकर नहीं जाएंगे, ठीक है। शी एक्सप्लेन इट विद क्वेंशियल एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाया है। ऑफर स्टूडेंट हसन, करेक्टर कौन है? हसन। करेक्टर स्केच ऑफ हसन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हु यूज टू बंक अ लॉट ऑफ हर क्लास, क्लासेस बंक करता था। ऐसे बंक नहीं करता था कि वो स्कूल आएगा और फिर क्लासेस बंक कर रहा है, ऐसे नहीं, वो स्कूल ही नहीं आता था, ठीक है। अब हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। फॉर मैनी ईयर्स नाउ, कितने वर्षों से अब तक, आई हैव बीन टीचिंग, मैंने पढ़ाया कंप्यूटर साइंस, ठीक है। कंप्यूटर साइंस टू स्टूडेंट्स स्टडिंग फॉर देयर मास्टर्स इन
कंप्यूटर एप्लीकेशंस एट अ कॉलेज इन बेंगलोर। यहाँ पर कौन बात कर रहा है? सुधा मूर्ति, जो हमारी राइटर है इस चैप्टर की, वो बात कर रही हैं कि मैं कितने वर्षों से बच्चों को पढ़ा रही हूँ कंप्यूटर साइंस बेंगलोर में। ठीक है, इसकी डिग्री MCA। कई बार एग्जाम बोर्ड में आ जाता होता क्वेश्चन, क्या वो MCA पढ़ाती थी? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लिख कर ही नहीं आते, फॉल्स लिखाते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। MCA पढ़ाती थी। ठीक है, आई हैव इंटरेक्टेड विद मैनी स्टूडेंट्स, मैंने कितने बच्चों के साथ मुलाकातें, बातचीत की। एंड दो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम नाउ, पर ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि मैं सभी को याद रख सकूं इस टाइम पर। द मेमोरीज ऑफ सम आर एच्ड इन माई हेड, और किन ही बच्चों का मेरे जहन में, मेरे दिमाग में अभी तक उनकी चीज़ें, उनकी यादें छपी हुई हैं। ठीक है, दैट इज़ नॉट बिकॉज दे वर ऑल ब्रिलियंट बट रैदर बिकॉज समथिंग इन दैम वॉज वेरी डिफरेंट फ्राम अदर्स। इसलिए नहीं कि वो बहुत ही पढ़ाई में अच्छे थे या बहुत ही ब्रिलियंट थे, पर ऐसे कि वो दूसरों को अपने आप से अलग करते थे। जैसे कुछ यूनिक पर्सनालिटी बच्चे होते हैं। ठीक है, कुछ कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा होता है, वो सभी टीचर्स को याद रहता है, हाँ ये इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। ठीक है, या फिर किसी और फील्ड में किसी बच्चे ने नाम कमाया हो तो वो हमेशा टीचर्स को याद रहता है, या सबसे नॉटी बच्चा टीचर्स को हमेशा याद रहता है क्लास का। सो नेक्स्ट पैरा है, इन माई फर्स्ट बैच देर वॉज अ वेरी ब्राइट बॉय कॉल्ड हसन। मेरा जो फर्स्ट बैच स्टार्ट होता था, यानी फर्स्ट पीरियड कह लो, ठीक है, एक बहुत अच्छा बच्चा हसन नाम का वो मेरे बैच में पढ़ता था। ही वॉज टॉल हैंडसम विद अ वेरी गुड मेमोरी। वो उसकी हाइट भी लंबी थी, वो दिखने में भी अच्छा था और उसकी मेमोरी भी बहुत अच्छी थी। ही केम फ्रॉम एन एफ्लुएंट फैमिली। एफ्लुएंट का मतलब होता है कि रिच प्रॉस्पेरस फैमिली, एक बहुत अच्छी फैमिली से वो बिलोंग करता था। वेयर ही वॉज द ओनली सन, जहाँ पर वो उन माँ बाप का इकलौता बच्चा था। ठीक है, इनिशियली आई डिड नॉट कम टू नो ऑफ हिज एग्जिस्टेंस एट ऑल। पहले तो मुझे उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में, उसकी होंद के बारे में ज़्यादातर नहीं पता लगता था, मेनली बिकॉज ही वॉज हार्डली एवर प्रेजेंट, क्योंकि वो ज़्यादातर प्रेजेंट नहीं होता था क्लास में। ठीक है, आई नॉर्मली टेक द फर्स्ट क्लास ऑफ द डे। मैं उनके क्लास का पहला जो है, उनकी दिन की पहली क्लास लेती थी, विच इज शेड्यूल्ड एट 9 AM, जो कि 9 बजे शुरू होती थी, और द वन आफ्टर दैट 10, और 10 बजे भी उनकी जो क्लास होती थी वो भी मेरी ही होती थी। 9 और 10 बजे की, ये टाइम याद रखना है आपने। ठीक है, आई प्रेफर दिस टाइम एज दिस टाइम व्हेन स्टूडेंट्स आर फ्रेश एंड वेरी अटेंटिव, क्योंकि इस टाइम पर जो बच्चे, मैं यही टाइम इसलिए प्रेफर किया जाता था मैंने, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली इस टाइम पर बच्चे बहुत तरोताज़ा और पढ़ाई में भी चौकन्ने हुआ करते थे। ठीक है, इसलिए वो 9 AM और 10 AM सजेस्ट करते थे। ठीक है, वंस इन अ वाइल हसन वुड टर्न अप, पर्टिकुलरली इफ देयर वाज अ क्लास टेस्ट और ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस। हसन जो बच्चा था वो सिर्फ तब आता था जब ये पेपर होते थे या फिर क्लास के टेस्ट होते थे। ठीक है, आई मेट हिम मोर ऑफन फॉर अटेंडेंस शॉर्टेज मीटिंग्स। मैं सिर्फ उसको उन टाइम पर मिलती थी कि जब उसकी शॉर्टेज मीटिंग्स हुआ करती थी, जब उसकी अटेंडेंस कम हुआ करती थी, उसके पेरेंट्स आते थे। ठीक है, he would beg for attendance in such a manner that it was very difficult for me to say no. वो इस तरह से मेरे से अटेंडेंस के लिए कह लो भीख मांगता था कि मुझसे मेरे मुंह से ये नहीं निकलता था कि मैं उसको मना कर दूं। ठीक है, sometimes I would get upset and tell him no, I can't give you attendance, there should be discipline. कई बार तो मुझे चिढ़ मच जाती थी उससे, और मैं उसे कहती थी कि नहीं, मैंने तुम्हें अटेंडेंस नहीं देनी है, क्योंकि तुम देयर शुड बी डिसिप्लिन, क्योंकि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहता था, सुनो। यस मैडम, ही वुड रिप्लाई, वो कहता था जी मैम। ही वुड रिप्लाई अपॉलोजेटिकली पार्डन मी, और वो रिप्लाई करता था सॉरी कहने के लिए, पार्डन मी, मुझे माफ़ कर दो। फ्रॉम द नेक्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आई विल डेफिनेटली अटेंड योर क्लास। अगले सेमेस्टर से मैं आपकी क्लास ज़रूर अटेंड करूँगा। कैन यू नॉट पार्डन मी दिस टाइम, क्या आप मुझे इस बार नहीं माफ़ करेंगे। टू एड इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। ये एक जो है हमारा प्रोवर्ब कह लीजिए कि
इसका मतलब होता है कि इंसान जो है वो गलतियों का पुतला होता है, तो उसको माफ़ कर देना एक पुण्य का काम है। यू हैव ओनली टॉट अस दिस, कि आपने हमेशा यही बात सिखाई है कि इंसान जो है वो गलतियां कर करके सीखता है, तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। सो हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो रहा है। आई कुड नॉट रिमेन एंग्री फॉर लॉन्ग, और मैं ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती थी। टीचर्स डू गेट अपसेट विद students who are not regular, but if the attendance shortage affects their appearance in the final examination, one tends to melt like snow against the sun. तो टीचर उसकी क्या कह रही है कि जो अध्यापक होती है वो बच्चों से नाराज़ तो होती है जो बच्चे रेगुलरली ना आए, पर यही चीज़ जो है वो बच्चों के फाइनल पेपर पे अफेक्ट डालेगी, तो कोई भी टीचर जो है वो बर्फ़ की तरह पिघल जाएगी सूरज के सामने। एक मुहावरा सब यूज़ किया गया है कि कोई भी पिघल जाएगी। अ गुड टीचर विल ऑलवेज विश फॉर द बेस्ट फॉर हर स्टूडेंट। हर टीचर यही, एक अच्छी टीचर जो होती है वो यही चाहती होती है कि उनके बच्चों का, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका हमेशा बेहतर से बेहतर हो। दो आई डू एग्री डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू, और वो ये भी चाहती है कि अनुशासन भी होना चाहिए, हर काम टाइम से और समय से होना चाहिए, और साथ में रेगुलरिटी के साथ होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप एब्सेंट रह रहे हो। ठीक है, हमेशा याद रखना जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं उनको काम छूटता है, वो कोई टॉपिक नहीं समझ आता, बाद में वो नोट्स मंगाते हैं, टीचर से दोबारा पूछते हैं और टीचर बाद में नहीं समझाते। नेक्स्ट है, एज ही वॉज वेरी ब्राइट हसन वुड इनवेरिएबली गेट अ फर्स्ट क्लास इन द एग्ज़ाम। वो पढ़ाई में अच्छा था, फिर भी वो क्लास में फर्स्ट आता था। ठीक है, पढ़ाई में तो वो अच्छा था पर वो क्लास में फर्स्ट आता था। ठीक है, however before the exam started every semester this drama with Hassan would be repeated। हर वर्ष पेपर हुआ करते थे, एग्ज़ाम स्टार्ट होते थे और यही ड्रामा फिर से हसन का चलता था। आई वुड गेट अपसेट, थ्रेटन एंड अल्टीमेटली गिव इन। मैं अपसेट होती थी और साथ में मुझे गुस्सा चढ़ता था, पर फिर भी मैं क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, ईच टाइम